हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और आज हम एक नए हार्मोन्स के साथ आए हैं। उस हार्मोन्स का नाम है एब्सिसिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं एब्सिसिक अम्ल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे जो एब्सिसिक एसिड है, इसको हम लोग बोलते हैं डॉर्मिन। इसको हम लोग बोलते हैं डॉर्मिन और स्ट्रेस हार्मोन। जो एब्सिसिक एसिड होता है इसको हम लोग डॉर्मिन बोलते हैं या स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। स्ट्रेस हार्मोन का मतलब होता है तनाव हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन का मतलब हो जाएगा तनाव हार्मोन। तो एक तो क्वेश्चन हमारा यह बन गया कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसको हम लोग तनाव हार्मोन बोलते हैं। तो आंसर हमारा है कि एब्सिसिक अम्ल यानी एब्सिसिक एसिड ऐसा हार्मोन है जिसको हम लोग तनाव हार्मोन बोलते हैं। ओके, तो हम देखते हैं जो एब्सिसिक एसिड होता है इसका क्या कार्य होता है। इसके फंक्शन को देखते हैं। इसका देखते हैं फंक्शन। इसका क्या फंक्शन होता है। फंक्शन बोले तो कार्य। एब्सिसिक एसिड का क्या कार्य होता है। तो जो एब्सिसिक एसिड होता है यह प्रसुप्ति तथा विलगन को नियमित करता है, यानी इसको रेगुलेट करता है। ठीक है, तो पहला हम देख लेते हैं विलगन। प्रसुप्ति को नियमित करता है। नियमित करता है। इसके साथ साथ क्या करता है, यह निरोधक का भी कार्य करता है। तो हम देखते हैं निरोधक का क्या क्या कार्य होते हैं। तो हम देखते हैं जो एब्सिसिक एसिड होता है निरोधक का कार्य करता है। तो सामान्य पादप वृद्धि, सामान्य उपापचय और बीज के अंकुरण, यानी जो पादप की वृद्धि होता है, जो प्लांट का ग्रोथ होता है, जो उसका उपापचय होता है, जो उसका मेटाबॉलिज्म होता है, और इसका जो अंकुरण होता है, जर्मिनेशन होता है, यानी बीज के अंकुरण। ठीक है, और उपापचय और वृद्धि को क्या करता है, निरोधक करता है, यानी इसको रोकता है। इसको मतलब बहुत ज़्यादा होने नहीं देता, इसको मेंटेन किया रहता है, इसको रोका रहता है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो हम देखते हैं कि जो एब्सिसिक एसिड होता है रंध्रों के बंद होने को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, जो रंध्र होते हैं यह कहाँ पाए जाते हैं, तो जो बाह्य लेयर होता है, बाह्य त्वचा होता है, उस पर जो है कि रंध्र पाए जाते हैं। तो रंध्रों के बंद होने को प्रोत्साहित करता है। फिर देखते हैं कि बीज के विकास, परिपक्वता और प्रसुप्ति। ठीक है, बीज के विकास, परिपक्वता यानी जो सीड होता है उसका डेवलपमेंट, मैचुरेशन और डार्मोन्सी विकास, परिपक्वता, प्रसुप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो एब्सिसिक एसिड होता है वह क्या करता है कि बीज के विकास में और परिपक्वता में और प्रसुप्ति में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला देखते हैं। तो हम देखते हैं कि जो एब्सिसिक एसिड होता है वह प्रसुप्ति को प्रेरित करता है, यानी डार्मोन्सी को प्रेरित करता है। जब प्रसुप्ति को प्रेरित करता है तो उस समय क्या होता है कि जो कलियों की वृद्धि होती है, ठीक है, जो कलियों की वृद्धि होती है, कलियों की वृद्धि उस समय क्या होती है, कलियों की वृद्धि उस समय नहीं होती है। ठीक है, यानी जब प्रसुप्ति को प्रेरित करता है, जो बर्ड होते हैं उनका ग्रो नहीं होता है, कलियों की वृद्धि नहीं होती है, और उसमें क्या होता है, बीज अंकुरण। ठीक है, उस समय बीज अंकुरण यानी सीड जर्मिनेशन, उसमें बीज अंकुरण भी नहीं होता है। तो हम देखते हैं कि जो एब्सिसिक एसिड होता है जब प्रसुप्ति को प्रेरित करता है तो उस टाइम क्या होता है कि कलियों की वृद्धि नहीं होती है, और साथ ही में जो बीज होते हैं वो भी अंकुरित नहीं होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो जीएस होता है, यानी जो जिब्रेलिन्स होता है,
उनके लिए विरोधक का कार्य करता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं कि जो अब्सिसिक एसिड होता है वह जो जिब्रेलिन्स होते हैं, ठीक है, जिब्रेलिन्स के लिए विरोधक का कार्य करता है। ठीक है, तो जो एब्सिसिक एसिड होता है, जो जिब्रेलिन्स हार्मोन्स होते हैं, उनके लिए विरोधक का कार्य करता है और प्रसूति को जो प्रेरित करता है। तो उस समय क्या होता है कि कलियों की वृद्धि नहीं होती है और सीड का जर्मिनेशन यानी बीज का अंकुरण भी नहीं होता है। तो अब हम अगला हार्मोन को देखेंगे, जिस हार्मोन्स का नाम होता है एथिलीन, कुछ लोग उसको इथाइलिन भी कहते हैं। ओके, इसको एथिलीन भी कहते हैं। ठीक ना, लिखा जाता है इथाइलिन या एथिलीन, सेम चीज़ है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वर्ज। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था वर्ज। वर्ज ने क्या किया था कि 1962 ईस्वी में, ठीक है, वर्ज ने 1962 ईस्वी में इथाइलिन को प्लांट हार्मोन सिद्ध किया। प्लांट हार्मोन सिद्ध किया। ठीक है, तो जो वैज्ञानिक थे वर्ज, इनका नाम क्या था? वर्ज था। तो वर्ज ने 1962 ईस्वी में प्लांट हार्मोन सिद्ध किया। यानी अगर क्वेश्चन आपसे बनता है कि बताइए कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसको वर्ज ने सिद्ध किया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा इथाइलिन। यानी सन 1962 ईस्वी में वर्ज ने इथाइलिन को प्लांट हार्मोन सिद्ध किया था। तो हम देखते हैं कि इथाइलिन क्या है। तो जो इथाइलिन होता है यह गैसीय हार्मोन होता है। इथाइलिन किस फॉर्म में होता है? तो गैस के फॉर्म में होता है। राइट, जो इथाइलिन होता है वह किस फॉर्म में होता है? गैसीय फॉर्म में होता है। इसके साथ देखते हैं बनने का स्थान। गैसीय फॉर्म में होता है, बनने का स्थान जो इथाइलिन होता है कहाँ बनता है? तो जरा अवस्था को प्राप्त होते ऊतकों में, दूसरा पकते हुए फलों में। यानी एक सवाल पूछता है कि बताइए जो फल पकते हैं किस गैस के कारण पकते हैं, या दूसरा सवाल इसी को पूछ सकता है कि जो पकते हुए फल होते हैं या जो फल पकते हैं किस हार्मोन्स के कारण पकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन ऐसा हार्मोन है जो पकते हुए फलों तथा जरा अवस्था को प्राप्त होते हुए ऊतकों में मिलता है, यानी वहां पर बनता है। तो हम देखते हैं कि जो एथिलीन होता है अनुप्रस्थ वृद्धि। अनुप्रस्थ का मतलब होता है, देखिए, एक होता है क्षैतिज, दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर। ठीक है, क्षैतिज ऐसे, ठीक है, और ऊर्ध्वाधर होता है ऊपर नीचे। इसका मतलब होता है ऐसे जाएगा तो क्षैतिज बोलते हैं और ऐसे जाएगा तो ऊर्ध्वाधर, यानी नीचे से ऊपर चाहे ऊपर से नीचे, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, और ऐसे जो होता है इसको बोलते हैं क्षैतिज। तो ठीक है, तो कह रहा है कि जो एथिलीन होता है वह किसको प्रभावित करता है? तो अनुप्रस्थ यानी क्षैतिज वृद्धि, अक्षों में फुलाव, द्विबीजी निवेदभिदों के में अंकुश। अंकुश बोले तो जो नया पत्ती होती है, जो नया पल्लव होता है, ठीक ना, उसको क्या करता है? प्रभावित करता है। तो जो इथाइलिन होता है, चाहे एथिलीन होता है, वह अनुप्रस्थ वृद्धि, अक्षों में फुलाव, द्विबीजी निवेदभिदों में अंकुश को प्रभावित करता है। अगला पॉइंट देखते हैं कि जो इथाइलिन होता है जरावस्था, ठीक है, जरावस्था एवं विलगन को मुख्यतः पत्तियों, किसमें? पत्तियों एवं फूलों में बढ़ाती है। ठीक है, जो इथाइलिन होता है जरावस्था यानी पत्तियों को क्या करती है? पुराना करती है। ठीक है, और क्या करती है? फूलों को क्या करती है? पुराना करती है।
ठीक है। और पत्तियों क्या करती हैं, उनकी शाखाओं से अलग करती है, और फूलों को उनकी शाखाओं से क्या करती है, अलग करती है, ठीक ना। तो वही कह रहे कि जरा अवस्था एवं विलगन को मुख्यतः पत्तियों एवं फूलों में बढ़ाती है। तो हमारा क्वेश्चन बनेगा, बताइए ऐसा कौन सा हार्मोन है जो जरा अवस्था एवं विलगन को पत्तियों एवं फूलों में बढ़ाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इथाइलिन। तो हम देखते हैं फलों को पकाने में प्रभावी है, राइट। तो जो एथिलीन या इथाइलिन हार्मोन होता है फलों को पकाने में प्रभावी होता है। मतलब यह है कि जो भी फ्रूट पकते हैं, जो भी फ्रूट राइप होते हैं, उनको पकाने के लिए कौन इफेक्टिव होता है, तो इथाइलिन इफेक्टिव होता है, इथाइलिन प्रभावी होता है। फिर देखते हैं क्लाइमैटिक श्वसन क्या होता है, ठीक है। क्लाइमैटिक श्वसन क्या होता है, तो कह रहा है फलों के पकने के दौरान श्वसन की गति में वृद्धि। जब क्या होता है, जब फल पकते हैं तो उस दौरान क्या होता है, जो रिस्पायरेशन होता है उसकी जो गति है उसमें वृद्धि हो जाती है, ठीक ना। जब फल पकते हैं उस दौरान क्या होता है कि जो श्वसन होता है उनकी गति में वृद्धि हो जाती है। तो फलों के पकने के दौरान श्वसन की गति में वृद्धि होना ही क्लाइमैटिक रिस्पायरेशन कहलाता है, यानी क्लाइमैटिक श्वसन कहलाता है। एथिलीन जो है कि बीज एवं कलिका प्रसुप्ति तोड़ता है। जो एथिलीन होता है बीज और कलिका, सीड और जो बड होते हैं, इनकी डार्मोन्सी को तोड़ देता है, ठीक है। एथिलीन ऐसा हार्मोन है जो बीज और कलिका प्रसुप्ति को तोड़ता है। साथ ही बताया गया मूंगफली के बीज में अंकुरण को शुरू करती है, यानी जो इथाइलिन गैस है मूंगफली के बीज में अंकुरण को शुरू करती है, जर्मिनेशन को स्टार्ट करती है, ठीक। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो मूंगफली के बीज में अंकुरण को शुरू करती है, इथाइलिन हार्मोन है जो मूंगफली के बीज में अंकुरण को शुरू करती है। फिर देखते हैं आलू के कंदों को अंकुरित करती है, यानी इथाइलिन ऐसा हार्मोन है जो आलू होते हैं उनके जो कंद होते हैं उनको भी अंकुरित कराने का कार्य करती है। देखते हैं इथाइलिन का कार्य कर रहा है कि गहरे पानी के धान के पौधों में पर्णवृंत को तीव्र दीर्घकरण के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी ऐसे खेती, धान की खेती, ठीक है, जब धान की खेती होती है तो हम देखते हैं कि जो धान के पौधे होते हैं वे क्या होते हैं, पानी में डूब जाते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाते हैं, जो धान के पौधे लगाए जाते हैं थोड़ा सा ऐसे खेत जो खाल में होते हैं, जो नीचे होते हैं, थोड़ा सा गहरे होते हैं, उन खेतों में अगर हम धान के पौधे लगा देते हैं, यानी धान का रोपण कर देते हैं और बारिश ज़्यादा हो जाती है तो क्या होते हैं कि वो धान के पौधे उसमें डूबने लगते हैं, ठीक ना। तो वही कह रहा है कि जब उसमें हम इथाइलिन का छिड़काव कर देते हैं तो जो उनका पर्णवृंत होता है वो जल्दी से बढ़ जाते हैं। तो कह रहे हैं कि पर्णवृंत को तीव्र दीर्घकरण के लिए प्रोत्साहित करता है। अगर ऐसे धान की खेती जो पानी में डूब रहे हों और उनमें हम इथाइलिन का छिड़काव कर देते हैं तो उसका पर्णवृंत जल्दी से बढ़ जाता है, ठीक। पत्तियों एवं प्ररोह के ऊपरी भागों को पानी से ऊपर रखने में मदद करता है। कह रहा है कि जो इथाइलिन होता है ना, जब धान की खेती में हम छिड़काव कर देते हैं तो पत्तियों तथा प्ररोह के ऊपरी भाग को पानी से ऊपर रखने में मदद करता है। तो किसको किसको पानी से ऊपर रखता है, तो पत्तियों को रखता है और प्ररोह के ऊपरी भाग को, ठीक है। प्ररोह के ऊपरी भाग का मतलब क्या होता है, देखिए हम मान लेते हैं कि यह हमारा जमीन है, ठीक है, यह भूमि है, और भूमि से निचले वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं, ठीक है, मूल बोलते हैं, और ऊपर वाले क्या बोलते हैं, प्ररोह बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, नीचे वाला क्या होता है, मूल तंत्र होता है, ऊपर वाला क्या होता है, प्ररोह तंत्र होता है। तो वही करें पत्तियों एवं प्ररोह के ऊपरी भाग को, पत्ती के साथ साथ क्या होता है, जो ऊपरी भाग होते हैं उनको भी पानी से ऊपर रखने में मदद करता है, कौन, इथाइलिन गैस। अब हम देखते हैं कि जो इथाइलिन होता है प्ररोह तंत्र को जब पानी से ऊपर रखता है उसके साथ और क्या करता है, तो मूल वृद्धि एवं मूल रोमों को प्रोत्साहित करता है।
ठीक है। अगर इथाइलिन का हम छिड़काव कर देते हैं तो क्या करता है, जो मूल होती है, जो जड़ होती है, उनकी वृद्धि कराता है। जो जड़ में निकले हुए रेशे होते हैं जिसको मूलरोम बोलते हैं, ठीक है, जिसे रूट फाइबर्स कहते हैं, को प्रोत्साहित करती है, अतः पौधे को अधिक अवशोषण क्षेत्र प्रदान करने में मदद करती है। कुल मिला के मतलब समझते हैं, अगर हम इथाइलिन का छिड़काव कर देते हैं तो क्या करता है कि जो मूलरोम होते हैं, मूल होते हैं, जो जड़ होते हैं, ठीक है, जो रूट होते हैं और रूट फाइबर होते हैं, ठीक है, उनकी वृद्धि के लिए प्रोत्साहन करती है। जब जैसे मूल की वृद्धि होगी, मूलरोम की वृद्धि होगी तो क्या करेंगे भाई, जब मूल और मूलरोम की वृद्धि होगी तो क्या करेंगे, उनका काम क्या है, जमीन से पानी को अवशोषित करना। तो जब जमीन से पानी को अवशोषित करेंगे तो अवशोषण क्षेत्र उनका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि मूल वृद्धि और मूलरोम को प्रोत्साहित करती है, अतः पौधों को अधिक अवशोषण क्षेत्र प्रदान करने में मदद करती है। जब मूल बढ़ेगा तो अवशोषण क्षेत्र क्या होगा, बढ़ जाएगा। अनानास को फूलने एवं फल समकालिकता में सहायता करता है। ठीक है, तो इथाइलिन ऐसा हार्मोन है जो अनानास को फूलने यानी अनानास के फ्लावरिंग में, ठीक है, इसके साथ ही हमको याद रखना है एक और हार्मोन्स था, उस हार्मोन का नाम क्या था, ऑक्सीजन हार्मोन्स, ठीक है ना। ऑक्सीजन हार्मोन्स था जो अनानास में, ठीक है, फ्लावरिंग में हेल्प करता था। ठीक उसी तरह से इथाइलिन भी है जो अनानास को फूलने में सहायता करता है तथा फल समकालिकता में भी सहायता करता है। आम को पुष्पित होने में प्रेरित करता है, यानी आम में जब फ्लावरिंग होती है, जब पुष्पिंग उसमें होती है, ठीक है, जो उसमें पुष्प आते हैं, उसके लिए कौन प्रेरित करता है, उसके लिए इथाइलिन जिम्मेदार होता है। तो आम को पुष्पित होने में प्रेरित करता है। कृषि में सर्वाधिक इस्तेमाल होता है जो इथाइलिन होता है ना, सबसे ज़्यादा कृषि में इस्तेमाल होने वाला हार्मोन है। इसका एग्जाम्पल क्या, इसका एग्जाम्पल है एथिफान, ठीक है। यानी अगर हमसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो सबसे ज़्यादा कृषि में इस्तेमाल होता है, तो उस हार्मोन का नाम क्या है, उस हार्मोन का नाम है इथाइलिन। इथाइलिन में कौन सा हार्मोन है, तो एथिफान होता है, राइट। तो हम देखते हैं कि एथिफान क्या होता है। एथिफान जलीय घोल में आसानी से अवशोषित होकर धीरे धीरे एथिलीन मुक्त करता है। अगर हम एथिफान को, ठीक है, एथिफान को कहने का मतलब यह है कि जो इथाइलिन है, इथाइलिन कृषि के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला हार्मोन्स होता है। इसका कॉमन एग्जाम्पल हमने देखा एथिफान। अगर एथिफान को हम जलीय घोल, जल में घोल कर अगर छिड़क देते हैं, खेत में हम डाल देते हैं, तो क्या होता है, जो अब पानी के साथ घुल जाता है, तो पानी में से क्या होता है, अवशोषित हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। अब जब इसको हम डाल देते हैं तो पौधे के द्वारा धीरे धीरे क्या होता है, अवशोषित कर लिया जाता है। पौधे जब धीरे धीरे इसको ले लेता है, लेने के बाद जो एथिफान होता है ना, अब उससे क्या होता है कि एथिलीन मुक्त होता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब है, अगर एथिफान को हम जल में घोलकर पौधे यानी खेत में छिड़काव कर देते हैं तो एथिफान से धीरे धीरे क्या मुक्त होता है, एथिलीन मुक्त होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि टमाटर एवं सेब के फलों के पकने की गति को बढ़ा देता है। यानी जो टमाटर है, टोमेटो है, जो सेब है, एप्पल है, इनके जो पकने की गति है, जो इनकी राइपिंग स्पीड है, जो पकने की गति है, इसको क्या करता है, इसको बढ़ा देता है, राइट। तो हम देखते हैं कि जो एथिलीन होता है फूलों एवं फलों में विलगन को तीव्रता प्रदान करता है। ठीक है, यानी जो एथिलीन होता है, कपास, चेरी, अखरोट, कपास, चेरी और अखरोट के जो फूल एवं फल होते हैं, इनमें जो विलगन होती है, उनको विलगन में तीव्रता प्रदान करता है। कपास, चेरी और अखरोट के फूल और फल में विलगन में तीव्रता प्रदान करता है। इसका मतलब है कि कपास, चेरी हो गया और अखरोट हो गया, इन फलों में जब फूल लगता है और फल लगता है, इनको जल्दी से, इन फूल को बहुत जल्दी से फल बनाता है और फल को जल्दी से पका कर उसे अलग कर देता है। तो फूलों एवं फलों में विलगन को तीव्रता प्रदान करता है। फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, कह रहा है कि खीरों में मादा पुष्पों को बढ़ाता है जिससे फल की पैदावार में वृद्धि होती है। ठीक है, अगर हम
एथिलीन का, अगर खीरा की खेती करते हैं और उसमें एथिलीन का छिड़काव कर देते हैं तो सबसे ज़्यादा किसकी पैदावार होगी? तो सबसे ज़्यादा उसमें जो मादा पुष्प होंगे, मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी और नर पुष्प की संख्या में कमी रहेगी। मतलब नर पुष्प की संख्या जितनी रहेगी उतनी रहेगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उस पर क्या होंगे? मादा पुष्प की संख्या लगेगी। अगर मादा पुष्प की संख्या लगती है तो इससे क्या होता है? इससे खीरे की फल में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होती है। ठीक है, तो अगर आपसे सवाल पूछे कि बताइए अगर खीरे की खेती में किस हार्मोन्स का छिड़काव कर दें जिससे कि खीरे में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो, तो आंसर क्या होगा? इथाइलिन। अगर हम इथाइलिन में मेन रूप से क्या है? इथेफान छिड़कते हैं तो इथेफान से क्या निकलता है? इथाइलिन निकलता है। अगर हम इथाइलिन का छिड़काव कर देते हैं या इथेफान का छिड़काव कर देते हैं तो जो खीरे होते हैं, खीरों में मादा पुष्पों की संख्या अधिक होती है, और जब मादा पुष्पों की संख्या अधिक होगी तो अधिक से अधिक फल लगेंगे। तो इस तरह से पूरा हमने जितना भी एनसीईआरटी था, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाया। 100% एनसीईआरटी कवर किया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।